ओम श्री गणपति श्री गणेश की वंदना कर। दिन के स्वामी श्री राम भक्त हनुमान मंगल देव तथा हनुमान के स्वामी श्री राम की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान कर, गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण स्टोर द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग में। यह नित्य के भांति 5 भागों में हुआ करता है और इसके पहले भाग का लघु रूप नित्य अलग से लघु पंचांग के रूप में प्रस्तुत होता रहा है। साथ ही साथ अंतिम भाग अंक ज्योतिष के अनुसार आज कैसा दिन है उसका अंग्रेजी में इस विशेष अनुरोध पर हिंदी भाषी क्षेत्र के लिए अलग से प्रस्तुत किया जा रहा है। तो स्वागत है आपका। इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त हुए हैं वो अतिरिक्त पंचांग से लिए गए हैं, छवि गूगल से ली गई है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से हम पहुंचा पाने में समर्थ हो। तो चलते हैं पंचांग की तरफ। पंचांग हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, जीवन में हमारी बहुत अहम भूमिका होती है इसकी। यह केवल जैसा हम समझते हैं कि शुभ मुहूर्त जानने का माध्यम है, ऐसा नहीं है। यह हम सबकी निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप हम सबके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। इस प्रकार यदि हमने पंचांग के जीवन में अहम भूमिका को देखा, क्योंकि यह हमारी निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, हमें प्रकृति और ब्रह्मांड के साथ पंचांग संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप हम सबके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। तो आइए पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बनाएं, साथ ही साथ साझा करें मित्रों, परिजनों और शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी पंचांग का अनुसरण कर सके, उनके भी जीवन में प्रकृति और ब्रह्मांड के साथ संतुलन स्थापित करने में पंचांग सहायक हो और उनके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार हो और वे अपने जीवन को सफल और समृद्ध बना सके। माध्यम हम सब आप। तो चलिए पंचांग के मुख्य वस्तु पर चलते हैं, कथा वस्तु पर। पंचांग के पहले भाग में आज जुलाई मास की पहली तारीख, महासार, पक्ष शुक्ल, शाका संवत 1947 विश्वसु, विक्रम संवत 282 कलायुग और कलयुग का 5126वां वर्ष। सूर्योदय 5:02 पर, सूर्यास्त 6:45 पर, सनराइज एट 5:02 AM, सनसेट एट 6:45 PM। दिशा शूल उत्तर है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो गुड़ का सेवन कर यात्रा कर सकते हैं और यात्रा कर शुभता ले सकते हैं। पंचांग के पांचों अंक, वार मंगलवार, तिथि दिन के 10:20 तक सप्तमी, उसके षष्ठी, उसके बाद सप्तमी। नक्षत्र प्रातः 8:54 तक पूर्वा फाल्गुनी, इसके बाद उत्तरा फाल्गुनी। योग संध्या 5:19 तक गतिपात, उसके बाद वरियान। करण दिन के 10:20 तक तैतल, उसके बाद गर्भ रात और गर्भ रात्रि के 11:04 तक, तत्पश्चात पनीच। ये रहे पंचांग के पांचों। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व भोलेनाथ का को देखते हैं कि भोलेनाथ का वास कहाँ है। तो भोलेनाथ आज पहले, जब तक षष्ठी तिथि है, नंदी पर सवार है, जो अभिष्ट तिथि के लिए शुभ है। उसके बाद में भोजन पर जाते हैं, जो कि शुभ नहीं। जय भोलेनाथ। महत्वपूर्ण मुहूर्त है शुभ मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:26 से 12:21 दिन में। अमृतकाल देर रात्रि 3:15 से 5 बजे प्रातः तक। त्रिपुष्कर जो दिन के 10:20 से कल सूर्योदय तक। रवि योग प्रातः 5:02 से 8:54 प्रातः तक। विजय योग अपराह्न 2:10 से 3:05 प्रांत तक।
गोधूली बेला संध्या 6:53 से 7:04 तक, और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:35 से मध्य रात्रि 0:14। अशुभ मुहूर्त में तीन अपरांत, राहु काल अपरांत 3:19 से 5:02 संध्या तक, गुलिक काल दिन के 11:53 से 1:36 अपरांत तक, यमगंड प्रातः 8:28 से 10:11 दिन तक, और वर्ज मुहूर्त अपरांत 4:46 से 6:31 संध्या तक। तो ये रहे महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ मुहूर्त। ग्रहों के गोचर की स्थिति देखें तो आज जो पटना स्थानीय समय प्रातः 5 बजे का है, सूर्य देव, चंद्र देव, मंगल देव, बुध देव, बृहस्पति देव और शनि देव ये शक्तिशाली ग्रह बन के उभर रहे हैं, और बृहस्पति देव अभी अस्थि चल रहे हैं, अस्त अवस्था में है, क्योंकि सूर्य के काफी समीप। आज चंद्रदेव का राशि परिवर्तन भी है, जब वे सिंह राशि से कन्या राशि में जाएगी, और तब बुध देव और चंद्रदेव का आपस में राशि परिवर्तन होगा, क्योंकि बुध देव चंद्र की राशि में और चंद्रदेव बुध की राशि में। तो इस प्रकार अभी फिलहाल मित्र राशि में 3 ग्रह, शत्रु राशि में 2 ग्रह, सम राशि में 3 ग्रह और स्व राशि में 1 ग्रह। सूर्य की राशि में 3 ग्रह, बुध की राशि में 2 ग्रह, मंगल की राशि में कोई ग्रह नहीं है, और शेष ग्रहों की राशि में एक एक ग्रह। ग्रहों नक्षत्रों का संबंध देखें तो मित्र नक्षत्र में 1 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 3 ग्रह, सम नक्षत्र में 4 ग्रह और स्व नक्षत्र में शनिदेव 1 ग्रह। इस प्रकार शुक्रदेव, सूर्यदेव, राहुदेव और शनिदेव ये 4 ग्रह के नक्षत्र में 2-2 ग्रह हैं। केतु, चंद्र, मंगल, बुध ये 4 ग्रह से हैं, इनके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है, स्वतंत्र ग्रह हैं, और शेष ग्रह के नक्षत्र में एक एक ग्रह। शेष ग्रह में मात्र बृहस्पति देव बसते हैं, क्योंकि केतु, चंद्र, मंगल 4 ग्रह ऐसे हुए जिनके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है, और शुक्रदेव, सूर्यदेव, राहुदेव और शनिदेव 4 ग्रह हुए जिनके नक्षत्र में 2-2 ग्रह हैं, और बृहस्पति देव के नक्षत्र में 1 ग्रह है। बृहस्पति देव और राहुदेव, बृहस्पति राहु के नक्षत्र में, राहु बृहस्पति के नक्षत्र में आपस में नक्षत्र परिवर्तन। तो ये रहे हमारे आज के दैनिक पंचांग के पहले भाग की प्रस्तुति। हम आपको आगे ले चले इसके पूर्व जुलाई मास में जो ग्रहों के गोचर तालिका है वो आपके समक्ष प्रस्तुत है। सूर्यदेव 16 जुलाई को राशि परिवर्तन करेंगे, शुक्रदेव 26 जुलाई को और मंगल देव 28 जुलाई को राशि परिवर्तन करेंगे। अस्त ग्रहों की स्थिति है, बृहस्पति देव अभी अस्त चल रहे हैं, बुध देव 19 जुलाई से 11 अगस्त तक अस्त होंगे, चंद्रदेव 24 जुलाई से 26 जुलाई तक अस्त होंगे, और बकरी ग्रह शनि देव बकरी 13 जुलाई को होने जा रहे हैं, वो 13 जुलाई से 28 नवंबर तक बकरी रहेंगे, और बुध देव 18 जुलाई को बकरी होंगे, जब वे 18 जुलाई से 11 अगस्त तक बकरी रहेंगे। तो ये रहे जुलाई मास में ग्रहों के गोचर की तालिका आपके सूचनार्थ और उपयोग है। तो चलिए हम दैनिक पंचांग के दूसरे भाग में चलते हैं, जहां ग्रहों के गोचर की स्थिति में चंद्रमा आज जिस नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं उनके नक्षत्र समूह के स्वामी, और जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उनके नक्षत्र समूह के स्वामी में आपस में ताल मिलकर आज कैसा दिन होगा यह जानते हैं। इसे तारा बल कहते हैं, और यह तारा बल के अनुसार आज के दिन के बारे में जान सकते हैं, और यह नव तारा चक्र पद्धति पर आधारित है। और नव तारा चक्र पद्धति ऐसा है, बहुत ही सटीक पद्धति है, जिससे तारा बल से हम केवल आज के बारे में जानते हैं, चंद्रमा का हमारे जन्म कुंडली में किस नक्षत्र में और आज किस नक्षत्र में उससे, लेकिन चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उससे हम तालमेल करते हैं अनेक ग्रहों को, और फिर
कौन सी ग्रह की महादशा कैसी रहेगी हमारे लिए, कौन सा उपयोगी होगा, कौन सा लाभदायक होगा, कौन सा पीड़ादायक होगा, ये सभी हम अग्रिम रूप से जान सकते हैं। साथ ही जन्म कुंडली में हो सकता है कि ग्रह बहुत ऊपर ऊपर दिख रहे हैं, बहुत अच्छे प्रभावी हैं, ऊपर से हम आकलन कर दें कि बहुत सुंदर है, स्थिति बहुत सहयोगी है, ग्रह भाग्य भाव के स्वामी हैं, ग्रह पुत्र भाव के स्वामी हैं, किंतु नव तारा चक्र पद्धति के अनुसार वह पीड़ादायक है। फिर समस्या वही खड़ी होती है कि गूढ़ रहस्य जो ग्रहों का है वह हम नहीं जान पाए, क्योंकि ग्रहों के मन नक्षत्र ही होते हैं। ग्रह अपना फल नहीं देते, नक्षत्र के अनुसार ही फल देते। तीसरा फायदा इससे है कि हम इस जीवन में जिससे भी संपर्क में आए, यदि उसका नक्षत्र जान जाए तो वह कैसा हमारे साथ संबंध होगा, पार्टनर के साथ संबंध कैसा होगा, किसी भी रिश्तेदार के साथ संबंध कैसा होगा, समाज के अन्य लोगों के साथ संबंध कैसा होगा, यह हम आगे ही जान सकते हैं यदि उसके अपना नक्षत्र और उसके गुरु के नक्षत्र से तालमेल करें। तो ये सब बहुत ही उपयोगी है, सटीक है। और इसलिए नवतारा चक्र पद्धति अद्भुत पद्धति पर हमने दो दो वीडियो डाला है। पहले वीडियो में पूरा विस्तार से बताया है कि और उसमें कि कैसे यह काम करता है, कैसे देखा जाए, और कुछ कुंडलियां भी रखी है। उसमें प्रमुख कुंडली भगवान राम, माँ सीता और पवन पुत्र हनुमान की कुंडली। आप देखें कि आपस में संबंध कैसे हैं, जो नवतारा चक्र पद्धति दे रहा है और वास्तव में है, दोनों सटीक हैं या नहीं। तो चलिए ये आप पर छोड़ते हैं, और आपके अनुसार, सुझाव के अनुसार ही हमने उसका प्रैक्टिकल वीडियो भी डाला है। तो चलिए मुख्य वस्तु पर चलते हैं, संक्षेप में बताते हैं नवतारा चक्र पद्धति है क्या। कुल 27 नक्षत्र होते हैं, ग्रहों के मन नक्षत्र हैं, और ग्रह नौ ही है, इसलिए 27 नक्षत्रों को 3 समूहों में रखा गया। और ये 3 समूह 1 से 9 तक पहला समूह बना, दूसरा 10वां से 18वां समूह बना, तीसरा 19वां से 27वां समूह बना, और इस प्रकार 3 समूह बने। और 3 समूह बनाकर इसको अलग अलग 3 श्रेणियों में कहिए या 3 समूह से कहिए, जैसे भी कहिए, 3 श्रेणियों में रखा गया। और ग्रह 9 ही होते हैं। इन ग्रहों को महादशा के क्रम में रखा गया। पहला ग्रह केतु, उसके बाद शुक्र, फिर सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि, बुध। हमारा जन्म जिस नक्षत्र में, जिस महादशा में होता है, गणना वहीं से शुरू होती है और वहीं से हमारा लाइफ भी शुरू होता है, और हम उसी तरह अपने कष्टों को भोगते हैं या फल सुख फल प्राप्त करते हैं। तो यह नोट करने लायक है कि हमारा जन्म जिस महादशा में होता है, गणना वहीं से शुरू होती है। तो महादशा के अनुसार ग्रहों को महादशा के क्रम में रखा गया। अब ग्रहों को नक्षत्रों के साथ कैसे जोड़ा गया, तो पहला ग्रह को, जो हर श्रेणी में से पहला नक्षत्र में, उनको रखा गया पहला ग्रह के साथ। यानी पहले ग्रुप में से, पहले श्रेणी में से पहला नक्षत्र, दूसरे श्रेणी में से 10वां नक्षत्र, और तीसरे श्रेणी में से 19वां नक्षत्र। इस प्रकार पहला, 10वां, 19वां नक्षत्र के जो क्रमशः अश्विनी, माघा और मूला बने, उनके स्वामी केतु बने। और इस तरह से भरनी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा जो क्रमशः दूसरा, 11वां और 20वां नक्षत्र बने, वे दूसरे ग्रह के साथ जुड़े जो शुक्र हुए। आगे बढ़ते हुए 5वां ग्रह जो होते हैं मंगल होते हैं, इनके साथ 5वां नक्षत्र मृगशिरा, 14वां चित्रा और 23वां धनिष्ठा नक्षत्र जुटा। और अंत में इसी क्रम में चलते हुए 9वां ग्रह जो हुए बुध, उनके साथ 9वां नक्षत्र श्लेषा, 18वां ज्येष्ठा और 27वां रेवती नक्षत्र। और इसी क्रम में सभी ग्रहों को नक्षत्रों के साथ जोड़ा गया। इसलिए नक्षत्र समूह के स्वामी बोलते हैं, क्योंकि 3 नक्षत्र समूह हैं, इनके स्वामी केतु। अब ग्रहों को, इनको फलित कैसे करते हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसे ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। पहला जो हमारा जन्म जहां होता है, अभी हमने कहा था कि महादशा में, जिस महादशा में हमारा जन्म होता है, गणना वहीं से आरंभ होती है हमारे लाइफ की, और वहीं से हम शुभ और अशुभ फल प्राप्त करते हैं, दशा को भोगते हैं, जो भी हमारे अच्छे फल होते हैं। ठीक उसी प्रकार जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं, उनके नक्षत्र स्वामी जो बनते हैं, वही महादशा में हमारा जन्म भी हुआ होता है। तो गणना यहाँ भी वहीं से आरंभ होती है, और पहला ग्रह जो बनते हैं वो मिश्रित फल देते हैं। तीसरा
पांचवा सातवां पीड़ा देते हैं। पीड़ा की जो मात्रा होती है, जैसे जैसे संख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे होती है, बढ़ती है। यानी पहला मिश्रित फल देंगे, पीड़ा थोड़ा कम हो सकता है, खुशी भी उसमें कुछ हो सकती है, लेकिन तीसरा जो होगा वो समस्या कारक बनेंगे। ज्यादा, एक पहला से ज्यादा पीड़ा तीसरा मिलेगा, तीसरा से पांचवा ग्रह ज्यादा पीड़ा देंगे, और पांचवा से सातवां ग्रह जो होंगे वो बहुत ज्यादा पीड़ा देंगे। इसलिए कहा गया है कि सातवां जो ग्रह होता है इतनी पीड़ा देते हैं कि व्यक्ति को यदि बीमारी हुई तो पुनर्जन्म से हम कराते हैं कि उसका पुनर्जन्म इतनी पीड़ा दे देते हैं, या यहाँ तक कि निधन भी इसी में होता है। यही ग्रह कारक बनते हैं। तो ये रहे, आप हम अग्रिम से जान सकते हैं कि कौन से ग्रह हमारे लिए उपयोगी है, कौन से ग्रह हमारे लिए खराब है, कौन सा मुहूर्त आज का अच्छा है, कौन सा मुहूर्त खराब है, और इस तरह से हम फलित कर सकते हैं। पार्टनर, बिजनेस पार्टनर खास करके चुनने के समय यह सावधानी रखें। हो सकता है आपका जो पार्टनर है वह आपके लिए फल सुफलदायक हो, संपद कारक हो सकता है वह विपद कारक हो। तो चलिए यहाँ बताते चले कि जन्म जो पहला ग्रह होता है वहां से दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां, ये चार ग्रह तो फलदायी होते हैं। तो चलिए आज का नक्षत्र पर देखते हैं, चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उसके अनुसार आज कैसा फल होगा। नव तारा चक्र पद्धति पर हमने संक्षिप्त परिचय देखा। अब तारा बल के अनुसार देखते हैं कि चंद्रमा का गोचर आज कहाँ है, और जन्म कुंडली में चंद्रमा आपका जहां है उसके अनुसार कैसा फल देते हैं। तो चंद्रमा आज 8:54 तक पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में है, उसके बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में वे जाएंगे। तो 8:54 तक जो चंद्रमा होंगे, यदि हमारा जन्म कृतिका उत्तरा फाल्गुनी या उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में हुआ है तो अति मित्र तो फलदायी होंगे, उसके बाद जन्म होंगे। यानी कृतिका नक्षत्र वाले जन्म जातक के लिए भी जन्म का फल मिलेगा, उत्तरा फाल्गुनी वाले के लिए भी जन्म का होगा, और उत्तराषाढ़ा के लिए भी जन्म होगा। इसी प्रकार यदि हम आगे बढ़ते हैं, कहीं किसी दूसरे ग्रह का देखते हैं, तो अश्विनी माघ या मूला नक्षत्र में हमारा जन्म हुआ है, तो पहले भाग में 8:54 तक के संपत्ति के कारक होंगे, उसके बाद विपद के कारक। और इसी क्रम में हम देखते हैं सभी अपने सभी नक्षत्रों के बारे में आज विस्तृतता निकालते हैं। अब प्रश्न उठता है कि यदि हमें, तो कुछ सुझाव आए थे, कुछ प्रश्न आए थे कि यदि हमें बहुत जरूरी काम करने हैं और आज हमारा दिन शुभ नहीं है तो क्या करना चाहिए, क्योंकि नक्षत्र के अनुसार विपद, नैधन या प्रत्यय है, तो क्या करना चाहिए, उपाय क्या है। तो उपाय के तौर पर यदि आप उसको टाल सकते हैं तो जरूर टालिए, क्योंकि यदि नहीं टाल पाए तो अशुभता ज्यादा होने की संभावना है। फिर भी आपके सुझाव के अनुसार हमने संकलित किया है कि यदि आप जन्म नक्षत्र में आपका आज का दिन है तो पीला कद्दू पत्ते वाली सब्जी का दान करें, विपत में है तो गुड़ का दान करें, प्रत्यय है तो नमक का दान करें, और यदि निर्धन्य है तो उस मुहूर्त को त्यागें, क्योंकि इससे बड़ा जो है पीड़ादायक कोई ग्रह नहीं है। यदि मजबूरी हुई तो तिल सहित स्वर्ग का दान करिए, हो सकता है फलदायी हो। या यहाँ बताते चले, यह जो हमने संकलित किया है इसकी कोई कंफर्मेशन कहीं से हमें अभी तक नहीं मिल पाई है कि इसका फल तो हुआ है या उपयोगी है, इसलिए रिस्क न लें, यही मेरा सुझाव है। इन्हीं शब्दों के साथ अभी तक हमने देखा कि जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में है और आपका आज चंद्रमा जिस नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं उसके अनुसार कैसा फल होगा। आगे के वीडियो में हम चलते हैं, आगे की प्रस्तुति में चंद्रमा जिस राशि में है और आपके जन्म कुंडली में और चंद्रमा जिस राशि में गोचर कर रहे हैं, दोनों को मिलान करके आज का दिन कैसा होगा। तो आज चंद्रमा 3:24 अपराह्न तक वे सिंह राशि में है, इसके बाद कन्या राशि में जाएंगे। तो चंद्रमा 3:24 तक सिंह राशि में और कन्या राशि में, इसे चंद्रबलम कहते हैं। तो शुभ फल जो है, जब तक चंद्रमा सिंह राशि में है तब तक मिथुन, सिंह,
तुला, वृश्चिक, कुंभ, मीन राशि वालों के जातकों के लिए पुनः बता दें, मिथुन, सिंह, तुला, वृश्चिक, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए उत्तम दिन होने की संभावना है। मेष राशि, कर्क तथा धनु राशि के लिए सामान्य रहेंगे, किंतु इष्ट देव का ध्यान धरें, शुभता ज्यादा लाने का प्रयास करें। दूसरा समय आता है जब 3:24 पर जब चंद्रमा कन्या राशि में आ जाते हैं, तब मेष राशि, कर्क, वृश्चिक, धनु और मीन राशि वालों के लिए दिन उत्तमता के संकेत मिल रहे हैं। वृषभ, सिंह और मकर राशि वालों के लिए सामान्य दिन होने की संभावना है, इस देव का ध्यान रखें। यहाँ यह बताते चले कि चंद्रमा जिस राशि में है वही राशि आपकी होती है, लगन राशि से इसे नहीं दें। तो ये रहे हमारे तीसरे भाग की प्रस्तुति। चौथे भाग में हम आपको ले चलते हैं जो कि चौघड़िया ज्योतिष पर है। चौघड़िया ज्योतिष एक प्रकार का मुहूर्त होता है जो शुभ और अशुभ काल को दर्शाता है, और यह विभिन्न कार्यों को करने के लिए किया जाता है। नए काम को आरंभ करने के लिए भी किया जाता है, पूजा पाठ आदि के लिए किया जाता है। और यदि कोई व्यक्ति कोई मुहूर्त नहीं देखना चाहे या नहीं देख पाया, फिर भी कार्यों में शुभता लाने के लिए कम से कम चौघड़िया को अवश्य देखना चाहिए, यह सुझाव। चौघड़िया ज्योतिष की उपयोगिता बहुत अधिक है, इसलिए चौघड़िया की उपयोगिता पर हमने अलग अलग वीडियो डाला है, हिंदी और अंग्रेजी में। हिंदी में चौघड़िया की उपयोगिता और अंग्रेजी में यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया, जो आपके लिए काफी उपयोगी और ज्ञानवर्धक हो सकता है। आप जरूर उसे देखें, साथ साथ साझा करें अपने मित्रों, परिजनों और शुभेच्छुओं के साथ। संक्षेप में बता दें कि कुल दिन की 8 चौघड़िया होते हैं, रात के भी 8 चौघड़िया होते हैं, और सप्ताह के दिन साथ ही होते हैं, इसलिए नामकरण साथ ही चौघड़िया का हुआ। जो आरंभ का चौघड़िया हुआ करता है प्रतिदिन, वही रात अंत का चौघड़िया होता है, चाहे दिन का हो या रात का हो। इस प्रकार 7 चौघड़िया हुए, 7 साप्ताहिक दिनों से संबंध हुआ, और सातों साप्ताहिक दिन के स्वामी को 7 ग्रह बनते हैं, इसलिए सभी 7 चौघड़िया का संबंध 7 ग्रहों से हो गया। और ये सातों ग्रह विशेष कार्य, विशेष प्रयोजन के लिए अधिकृत हैं, उपयोगी हैं, इसलिए सातों चौघड़िया विशेष कार्य, विशेष प्रयोजन के लिए उपयोगी है। और इसकी सूची हमने यहाँ पर डिस्प्ले कर रखी। तो इस तरह से चौघड़िया की उपयोगिता है, आप चौघड़िया का उपयोग करें। हाँ, चौघड़िया का उपयोग करते समय आप देखेंगे कि दिन का चौघड़िया राहु काल, वार वेला और काल वेला से ग्रसित हो सकता है, वैसी स्थिति में उस चौघड़िया को त्याग देना चाहिए। और रात्रि का चौघड़िया काल रात्रि से ग्रसित हो सकता है, उसे भी त्यागना चाहिए, क्योंकि शुभता का तो नामो निशान नहीं, अशुभता की मात्रा ज्यादा हो सकती है। तो चलिए आज का चौघड़िया देखते हैं। आज मंगलवार है, रोग चौघड़िया से दिन आरंभ होता है, रोग चौघड़िया से दिन समाप्त होता है, और वार वेला से जो है काल वेला और राहु काल से क्रमशः 6:45 से 8:28 तक वार वेला, अपराह्न 1:36 से 3:19 तक काल वेला, और 3:19 से 5:02 तक राहु काल से अधिव्याप्त है, इसका त्याग करना चाहिए। और रात्रि का चौघड़िया 8:02 से 9:19 तक काल रात्रि से ग्रसित है, इसका त्याग करना। तो चलिए चौघड़िया का उपयोग करें, चौघड़िया उपयोगी काफी है, और अपने कार्यों में शुभता लाए, अशुभता को मिटा दें। चौघड़िया को अपनाएं, यह काफी उपयोगी है। तो इस तरह से रात्रि का चौघड़िया भी आज देखें, काल चौघड़िया से रात्रि आरंभ हुई है, और काल चौघड़िया से रात्रि समाप्त। इस प्रकार जो आरंभ का चौघड़िया होता है वही अंत का चौघड़िया हुआ करता है। अब हम आपको अंतिम भाग में ले चलते हैं आज की प्रस्तुति में, जो अंक ज्योतिष के अनुसार कैसा दिन रहेगा। तो अंक ज्योतिष में अंकों का कमाल होता है। जन्म कुल जो हमारे जन्म तिथि है, जो जन्म दिनांक है जो होता है, जिसमें तिथि, माह और वर्ष होते हैं, ये तीनों महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं अंक ज्योतिष में। अंकों में 1 से 9 अंक का प्रयोग होता है, और एकल अंक में ही परिवर्तित कर हम अंकों का ज्योतिष में उसका उपयोग करते हैं। और 1 से 9 अंक के अंक मध्य 5वां अंक है, जो कि सभी अंकों को संतुलित करता है।
इसलिए पांचवा अंक का ना ही किसी से दोस्त ना ही इसकी किसी भी से दुश्मनी नहीं है। ये पांचों से ये नौ जो अंक है इनके स्वामी ग्रह होते हैं। पहला ग्रह के सूर्य, दूसरा के चंद्रमा, तीसरे के बृहस्पति, चौथा के राहु, पांचवा का बुध, छठा का शुक्र, सातवां केतु, आठवां शनि और नौवां मंगल। ग्रहों के अंकों के ये में अंकों के राज में एक को राजा बोला जाता है, एक अंक वाले को, दो को रानी, तीन अंक को गुरु, चार अंक को शरारती, पांच अंक को राजकुमार, छह अंक को मंत्री, सात अंक को धर्मगुरु, आठ को कार्यपालक और नौ अंक को सेनापति और डॉक्टर से संबंधित किया। और इस प्रकार आप संबंध देखेंगे कि राजा रानी का संबंध कैसा होता है, राजा राजकुमार का संबंध कैसा होता है, रानी राजकुमार का संबंध कैसा होता है, गुरु सेनापति का संबंध कैसा होगा, रानी को सेनापति से कितनी आवश्यकता हो सकती है, कार्यपालक को रानी से क्या मतलब है, ये सब सभी जो है आपके लिए उपयोगी हो सकता है आपके संबंध जोड़ने के लिए। तो चलिए एक नए नए तरह से हमने आज इसको प्रस्तुत किया है, आगे पुनः कुछ नया पर लाएंगे। और इस प्रकार ना जब मेरा हमारा जन्म होता है तो अंक हमें ईश्वर द्वारा प्रदत्त होते हैं, जन्म तिथि और माह और वर्ष के रूप में। जन्म तिथि को जब जोड़ते हैं तो ड्राइवर बनता है, और जब जन्म तिथि माह वर्ष को जोड़ते हैं तो कंडक्टर बनता है। और ड्राइवर और कंडक्टर का आपस का तालमेल सही हो तभी अंकों का तालमेल सही होता है। जन्म तिथि के बाद हमारे जीवन में नाम आते हैं जो कि अंक का ऊर्जा देते हैं, और यहीं पर हम लोग गलती कर बैठते हैं कि नाम गलत बैठता है, जो कि हमारे मूलांक भाग्यांक या कि ड्राइवर कंडक्टर से मेल नहीं खाता, समस्या आरंभ। इसलिए जब भी कोई हमें शब्द मिले, चाहे वो शहर के नाम पर हो, मकान का नाम हो, गाड़ी की संख्या में वो सम्मिलित हो, नाम हो, तो वैसी स्थिति में उस नाम को, उस शब्द को, उसके जो अक्षर होते हैं उसके अक्षरों के अंकीय मूल्य जो यहाँ प्रदर्शित किए जा रहे हैं उससे हम बदल लेते हैं, और फिर जो अंक प्राप्त होते हैं उसको जोड़ कर एक अलग में परिवर्तित करते हैं और तब तालमेल बिठाते हैं। तो ये रहा अंक ज्योतिष पर संक्षिप्त परिचय। और तब फिर हम इसको नामांक बोला जाता है जब नाम को हम परिवर्तित करते हैं अंकों में। तो सबसे पहला जो सुधार है अंकों के असंतुलित अवस्था में, नामांक से ही, उसके बाद मोबाइल नंबर आदि आदि, गाड़ी संख्या, ये सभी आपके लिए उपयोगी हो। तो कौन सा अंक, कौन सा वस्तु आपके लिए क्या ऊर्जा दे रहे हैं ये आप खुद निकाल सकते। चलिए अंक ज्योतिष को हम आप तक ले गए। अब हम आज देखते हैं आज का अंक ज्योतिष क्या कहता है आज के बारे में। तो आज का दिनांक 1 जुलाई 2025 है। मूलांक 1 बनता है, जन्म तिथि का योग 1, और सभी अंकों को जोड़ते हैं तो 8 बनता है। 1 सूर्य का हुआ, 8 शनि का हुआ, आपस में तालमेल नहीं होता। राजा और दंडाधिकारी, कार्यपालक, दास में मित्रता नहीं हो। इसका प्रभाव क्या है? तो 8 अंक वाले को सभी से दुश्मनी लगभग रहती है, दोस्त इसका कोई नहीं है, क्योंकि ये दंडाधिकारी भी माना जाता है, न्यायाधीश भी माना जाता है। तो न्यायाधीश को कोई ना ही किसी से दोस्ती, और वह केवल अनुशासन जानता है। इसलिए सबसे पहला दुश्मन 1 2 3 4 मूलांक वाले, राजा रानी, गुरु और शरारती, ये सभी जो मूलांक वाले हैं 1 10 19 28 को जन्मे जातक, किसी भी माह के 2 11 20 29 को जन्मे जातक, 3 12 21 30 को जन्मे जातक, 4 13 22 31 को जन्मे जातक, ये सभी के लिए 8 अंक शुभ नहीं होते। इसलिए ये दोनों में अति शत्रुता है। फिर 8 अंक, 8 मूलांक वाले से जिसका जन्म तिथि 8 17 26 तारीख को हुआ है, या 9 मूलांक वाले से 9 18 27 जिनका जन्म हुआ है, उनके साथ भी शत्रुता का संबंध है। तटस्थता का संबंध
5 मूलांक वाले 5 14 23 तारीख को जिनका जन्म हुआ है, 6 मूलांक वाले 6 15 24 तारीख को जिनका जन्म हुआ है, 7 16 25 जिनका 7 मूलांक वाला जिनका होता है, इन सभी से तटस्थता का संबंध है, इनके दिन सामान्य हो सकते हैं। किंतु 1 2 3 4 और 8 9 मूलांक वाले जातक पर सावधान रहे, खास करके गाड़ी चलाते समय। आज सर्जिकल अगर कोई एडवाइस लेनी है, सर्जिकल कोई ट्रीटमेंट करानी है, तो उसको थोड़ा टालने का प्रयास करो। दिन शुभ नहीं है, और नहीं तो शनि उसके फल में, जो आपको जो भी फल में वो देरी कर सकते, देरी हो सकती है, पीड़ा ज्यादा हो सकती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की प्रस्तुति हम यहाँ समाप्त पर है। आप हमसे बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि इस प्रस्तुति को पहली बार देख रहे हैं, जो काफी मेहनत से बनाई गई है और प्रतिदिन बनाई जाती है, तो आप इसे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बटन को दबा दें, साथ ही साथ साझा करें अपने मित्रों, परिजनों और शुभेच्छुओं के संग, ताकि आप माध्यम बने उनके जीवन में शुभता, संपन्नता आदि लाने हैं। अंक ज्योतिष घर घर पहुंचे, हर परिवार में एक अंक ज्योतिषी हो, हर नागरिक अंक ज्योतिष से वाकिफ हो, समझे, ताकि जो भी अंक संतुलित हो उसे संतुलित कर हम उपाय कर सकें। तो चलिए, वह भी उनके लिए उपयोगी हो, साझा करें जरूर। और अंत में आपका फीडबैक और प्रोत्साहन बढ़ाने हैं तो यूट्यूब के पोस्ट को लाइक करना ना भूलें, जरूर करें, हमारा मनोबल बढ़ाएं। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। कल पुनः नई प्रस्तुति के साथ उपलब्ध होंगे। तब तक के लिए भगवान राम तथा उनके भक्त हनुमान की असीम कृपा पर बरसती रहे, आप सुरक्षित रहें, खुशहाल रहें। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। कल पुनः नई प्रस्तुति के साथ उपलब्ध होंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।